नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। हमने एक सीरीज शुरू की है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इस सीरीज का पहला चैप्टर और पहली वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आज। तो आप इसको सपोर्ट करें। और मैं आपको आज इसमें पढ़ाने वाला हूँ भारत का संवैधानिक विकास। जो इसका पहला चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास। सब टॉपिक हैं: कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसी को हम आगे देखेंगे। और ये घटना चक्र का बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन हैं। आईएएस पीसीएस में आए हुए, सीडीएस उनमें आए हुए, सीएपीएफ उनमें आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है इनमें जो भी, वो भी मैं साथ साथ पढ़ाता चलूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, चैप्टर है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संविधान का जो विकास है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। मतलब दो पार्ट में बांट लेते हैं। दो पार्ट में क्यों बांट लेते हैं हम, कैसे? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो 1773 से 1853 तक का जो है, वो उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बाद, जब ब्रिटिश ताज के जो ब्रिटिश का सीधा 1858 से हमारे ऊपर जो शासन जो किया उन्होंने, उसको पढ़ते हैं। तो 1858 से 1947 तक जितने अधिनियम पारित हुए हैं उनको पढ़ेंगे। और 1773 से 1853 के बीच में जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं और उनमें कौन कौन कैसे कैसे क्या हुआ है, वो हम पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें नोट्स भी बना रखा है। इसका जो नोट्स है इसमें सबसे पहले दे रखा है। तो हम सबसे पहले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम देख लेते हैं, और कंपनी की स्थापना कब कैसे भारत में क्या हुआ उसका बता देता हूं आपको। तो ये जो कंपनी है, इसका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी की स्थापना होती है। इस कंपनी का नाम होता है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का ये पूरा नाम होता है। चाहो तो मैं इस नाम को लिख भी देता हूँ, ठीक है? लिख ही देता हूँ यहाँ: दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू ईस्ट इंडीज। ये इस पूरी कंपनी का नाम। तो सबसे पहले इसको 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक प्रावधान पारित होता है। 31 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी का लास्टवां दिन था। उसके बाद 1700 ईस्वी जब लगी है, अब तो इसको एक 1600 ईस्वी का एक राजलेख बोला जाता है। 1600 ईस्वी में एक राजलेख पारित हुआ 31 दिसंबर को, और वहां से 15 साल का कंपनी को अधिकार दे दिया गया भारत में व्यापार करने का। इसी के साथ साथ क्या होता है कि मद्रास, कलकत्ता, बंबई को प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जब जो एक अधिनियम आता है, वो आता है राजलेख, जो आता है 1726 का। 1726 के जो राजलेख आता है, उसमें कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंटियों के राज्यपाल और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके पहले विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड स्थित जो निदेशक बोर्ड था उसमें थी। 1726 में पहली बार होता है कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक इसी के तुरंत बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें जिनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। कितना था? 5 वर्ष का था। 5 वर्ष रखा गया था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये जो चार हैं, ये चार जो नाम लिए मैंने, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल, ये 4 सदस्य थे। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
जो सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का जो अधिकार दिया गया था तथा इस प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, तथा इनके जो 3 सदस्य और थे उनका नाम था चेम्बर, लेमेस्टर और हाइड। ये 3 लोग और थे उसमें, तो ये टोटल 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, चेम्बर, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 लोग ये थे। कर्मचारियों के कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने, ये अब भारतीयों से जो उपहार इनको मिलते थे वो भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, 1773 के राजलेख में ये हुआ था। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। अब पूछता है कि पहली बार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को कब पृथक मतलब अलग अलग किया गया था, तो उसको बोलेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, इससे पहले के एक्ट और आता है 1781 का, उसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। कलकत्ता की सरकार को जो 1+4 जो थे, 1+4 कौन, वारेन हेस्टिंग, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल और फिलिप जो थे, उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। अगर पूछता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया था कब दिया गया था, तो हम बताएंगे 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध इन कार्यों के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने सरकारी अधिकारियों की हैसियत से किए हैं। गवर्नर जनरल उसकी परिषद के सदस्यों को उसके पास परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से अलग कर दिया गया। यही एक नोट करके एक बात मैं बता देता हूं, 1783 में, तो जो 1783 में एक आता है अधिनियम, उसको बोलते हैं डंडाज अधिनियम, तथा फॉक्स का इंडिया बिल 1783 पारित नहीं हो पाया था, जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स को त्याग पत्र देना पड़ा। ये पहला व अंतिम उदाहरण था जब भारतीय विषय पर अंग्रेज की सरकार का पतन, मतलब सरकार गिर गई थी। तो 1781 का देख लिया, हम 1784 का देख रहे, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, जो कंपनी थी उसके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसी एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको, का गठन किया गया था। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। ये अधिकार अगर सबसे पहले बोला जाए तो किसको मिले, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 का अधिनियम आता है, 1793 के अधिनियम में इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, फिर उसके बाद आता है फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, फिर आता है 1833 का, तो ऐसे करके बढ़ता जाता है। फिर 20 साल बढ़ा दिया जाता है तो 53 का आ जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1784 का। 1784 का, तो 1784 में क्या होता है, कंपनी के प्रबंधन में उचित सुधार नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या होता है, कंपनी के ऊपर उचित नियंत्रण बनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 का एक्ट पारित किया। एक्ट पारित करने के बाद क्या होता है, पारित किया और भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। प्रत्यक्ष नियंत्रण में कैसे लाया गया कि भारतीय उपनिवेश के 2 शासक बनाए गए। 2 शासक कौन कौन से थे, एक तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके ऊपर कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
ये सीधा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो ब्रिटेन से शासन करता था और वो देखता था राजनीतिक मामलों की, राजनीतिक मामलों को देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापार के मामलों के लिए बनाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां से एक प्रक्रिया शुरू होती है धीरे धीरे। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई, मतलब एक घटा दिया गया, और 3 में से 1 स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। इस एक्ट में पहली बार कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को क्राउन के स्वामित्व के अधीन स्वीकार किया गया। किसके अधीन? क्राउन के अधीन, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब वहां से देख रहा है, ठीक है। सीधा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में अलग कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ ये होता है 1784 तक। अब आता है 1793 का एक्ट। 1793 का जो एक्ट है उसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया गया। सबसे पहले ये याद करने वाली बात है, इसको कई बार पूछा गया है। 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो पहली बार 1793 में भारत से, भारतीय के जो राज्य राजकोष था उससे देना स्टार्ट किया गया। पहले के व्यक्तिगत नियम के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधान द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। सबसे पहले जो पहले व्यक्तिगत नियम चल रहे थे बनने के लिए, अब क्या हुआ कि उनको विधि विधान लिखित नियम बनाना शुरू कर दिया इन्होंने 1793 से। तो यहां से भी स्टार्ट होता है पूरा। नेक्स्ट काम है लिखित कानून है वो नियम, कानून और नियम थे जो विनियम थे उनकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार करना था। इसमें गवर्नर जनरल व गवर्नरों को अपनी परिषदों के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया। अब आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है, 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो एकाधिकार था भारतीय व्यापार पर उसको समाप्त कर दिया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1813 से 1833 कर दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में जाने की सुविधा दे दी गई। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और यह सौभाग्य प्राप्त होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आते हैं। इस चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब देखो, पहले जैसे प्रांतों के अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, या बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ था होता था, अब क्या होता है पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल होगा। तो सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, मतलब एकीकरण करते जा रहे हैं, एकात्म व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। एकात्म व्यवस्था को लागू इन्होंने कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन के भारत में आता है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। पहला नंबर ये आप उसमें लिख सकते हैं कि पहला जो कानूनी जो सदस्य बनाया गया था उसको
मैकाले को बनाया गया था। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो कब दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे भारत के लिए ये कानून बना सकते हैं। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो ये 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इससे आगे आता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसी में क्या होता है, जैसे 1853 का चार्टर्ड एक्ट आने से पहले 1834 में एक विधि आयोग बनाया गया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। और उससे पहले की एक घटना और बता दूं मैं, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। तो ये भी पूछते हैं। अब पढ़ते हैं 1853 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये होती है 1853 में। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया 1853 से। बंगाल के लिए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था लागू कर दी गई। पहली बार विधान परिषद का निर्माण हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नेक्स्ट इसमें आता है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती के चयन की, जो मैं बताया हूं अभी, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। तो ये आता है यहां तक 1853 के चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, 1853 तक कंप्लीट हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं, उसके बाद हम 1858 से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो व्याख्या में दे रखा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड इनके 3 और सदस्य थे और न्यायाधीश थे। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। ठीक, अभी देखा था हमने पहले। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ये अन्य न्यायाधीशों में थे, जो 3 उनके सहायक थे, ठीक है, जो न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर होगा पहला। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चौथा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसका आंसर है पहला। नियंत्रण परिषद की जो सदस्य स्थापना है वो होती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसका है पहला नियामक अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की इजाजत, इसका है तीसरा चार्टर्ड अधिनियम 1813 में हुई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की नियुक्ति, चार्टर्ड एक्ट 1833 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 1 3 4। अब हमें मिलाना कैसे है? 2 1 3 4 ये सही तरीका है। ऐसे 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 करके मिलाने से कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं मिलाएंगे हम। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना
चार्टर्ड अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रैक्शन 1823 ये भी सही है। प्राच्य एवं आंग्ल विवाद ये भी सही। तो इसके हैं तीनों सही। सही उत्तर हमसे पूछ रहा है तो इसके तीनों सही हैं। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रावधान अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1845 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल कंपनी को राजनीतिक कार्य ही करने थे। छठवां क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रदा को सुदृढ़ कर दिया था। बिल्कुल ये भी सही है, हमने अभी अधिनियम देखा था 1813 का। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। गलत। तो इसका आंसर है पहला। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, इसको छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रदा को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए और उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी, अधिकार सौंपे गए थे तथा यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रदा के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आया, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इसकी व्याख्या ये। नेक्स्ट है, 7वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव किया गया? ये 1833 का चार्टर है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में आया हुआ है।
इसकी व्याख्या चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा अपने अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 का जो एक्ट है, यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट लिख के भेजें और क्या सुधार करना है। मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आऊंगा और इसको कंप्लीट कराऊंगा बुक को। और इसमें मैं करंट का और स्टार्ट करूंगा भी, करंट के लिए भी चालू करूंगा एक। और आपको इस पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां मिल जाएगी इसकी लिंक। और वहां पॉलिटी के नोट्स भी दे रखे हैं मैंने बहुत अच्छे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।